जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, आपका थर्ड चैप्टर, और इसमें सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। आज हमारा टॉपिक जो है, इसमें मतलब क्या सीखेंगे सब लिखा हुआ ही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो आपको सिखाएंगे आज वो होगा आपका पहला पैराग्राफ। इसको तफसील से हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर जो है क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं, क्या क्या शॉर्ट लॉन्ग हैं, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको अभी आप देख सकते हैं, नीचे मिल जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइजेस से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिस पे आप सारी एक्सरसाइजेस को भी जो है वो पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का तारुफ। ठीक है, इंट्रोडक्शन को हम लिखते हैं उर्दू में तारुफ। आई डोंट नो, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो ये लगता है कुछ ज़्यादा ही तारुफ हो गया है, सो दैट इज़ रॉन्ग। सो तारुफ जो है वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो ये तारुफ ऐसे लिखते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो है पहला पैराग्राफ क्या हमें मैसेज देने आया है, आज हम सीखेंगे। लिखा हुआ है जी कि जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल और कीमियाई अवामिल के मुताले को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या होती है। तो हम कहेंगे जी जानदार मतलब जो भी चीज़ें ज़िंदा हैं। अब ज़िंदा क्या क्या है? जैसे दरख्त ज़िंदा हैं, जैसे पौधे ज़िंदा हैं, दरख्त पौधे ही होते हैं। उसके अलावा मतलब पौधे छोटे होते हैं, दरख्त ज़रा बड़े होते हैं। और इंसान हैं, जानवर हैं, और बहुत तो ऐसे जानवर हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे कि छोटे छोटे से बैक्टीरिया। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उनके बारे में, बैक्टीरिया। या फिर आप कह लें कि फंगस, जैसे आपने माल्टे के ऊपर कभी लगी हुई देखी हो, आपने फंगस लग जाती है माल्टे पे। या फिर आपने डबल रोटी पे कभी ग्रीन ग्रीन सा एलजे लगा हुआ देखा हो। ये सब जानदार हैं, क्योंकि ये बढ़ोतरी करते हैं, ये अपने बच्चे पैदा करते हैं, तो ये सब जानदार हैं। तो जानदारों के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, ज़िंदगी कैसे चल रही है, हम इसकी जस्तजू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं, बायो से लफ्ज़ है बायोलॉजिकल, यानी कि हम तमाम बायोलॉजिकल अवामिल, अवामिल कहते हैं, अमल से है ये लफ्ज़ अवामिल का। अमल का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन होना, ठीक है। जैसे कि पानी पिया, गोश्त खाया, तो ये पेट में गया, कुछ ना कुछ अमल हुआ होगा ना, तो वो सारा का सारा जो मुर्गी का गोश्त था वो हमारे गोश्त में तब्दील हो गया। आपने देखा ना, बॉडी बिल्डर वो प्रोटीन शेक्स पी रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो गोश्त खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है उनकी बॉडी के गोश्त में। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ अमल हुआ होगा। उस अमल को, या बहुत सी जो अमल हो रहे हैं उनको, अवामिल को जो है हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कहेंगे। या फिर कोई भी एक जानदार है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एलजे है, इनके अंदर, सब के अंदर जो कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा होगा, और इसी रिएक्शन को कीमियाई अवामिल भी कहेंगे, क्योंकि केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं? जैसे आप तो सुना होगा कि पेंट में कोई केमिकल डलता है या कोई ख़तरनाक केमिकल, लेकिन दुनिया में हर चीज़ केमिकल ही है। आप और मैं भी केमिकल ही हैं। केमिकल क्या होता है कि एटम से बनी हुई कोई चीज़। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है, और जब आपस में रिएक्शंस होते हैं तो फिर अगर वो जानदारों में हो रहे हैं तो फिर हम उनको केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। तो बायोकेमिस्ट्री लिटरली मीन्स द लाइफ केमिस्ट्री, यानी ऐसी केमिस्ट्री जो कि लाइफ से रिलेटेड है। अगर तुम कहोगे सर चैप्टर का नाम भी बायोकेमिस्ट्री है तो हम क्या यही पढ़ेंगे, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ बिल्कुल, बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें और बहुत सी बातें बताऊँगा इस चैप्टर में, और बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे कि जानदार जो है वो हमारी मदद भी कर रहे हैं। जैसे दही में जब हम बैक्टीरिया डालते हैं तो दही जम जाती है, वो बेसिकली बैक्टीरिया की नस्ल होती है जो उसमें बन जाती है, जिसे हम कर्ड कहते हैं, और हमें काफ़ी मज़ा आता है उसको खाकर, ठीक है, उसकी लस्सी पीकर, या उससे कुछ भी जो अशिया बन जाती हैं उनका हम इंजॉय करते हैं। कभी कभी तो हम दही से कड़ी भी बनाते हैं एंड बेसन में डाल कर, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी मज़े की हंडिया सी बनती है। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हम यही सीखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में डाइजेशन, असेमिलेशन कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ये इनका मेटाबॉलिज्म सीखेंगे क्या होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म है,
कुछ एंजाइम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है आपकी मेरे साथ। खून और उसके अफ़ाल हैं, उसके बाद ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में जानेंगे। तुम कहोगे सर जी लगता है आप साइंसदान ही बना दोगे चैप्टर पढ़ा के हमें। तो मैं कहूँगा हाँ, तुम्हें तो अभी ये कोई सांप सा लग रहा होगा, सांप जा रहा है, लेकिन इसके बारे में जो तुम्हें मैं बताऊँगा तो तुम कहोगे वाह सर, ये तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, हमें तो आपके लेक्चर्स लेने के बाद पता लगा कि अच्छा ऐसे भी होता है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंसानी बहबूद है, ज़राअत है, उसकी पैदावार है, पता नहीं क्या क्या आला नस्ल है, फसलों की बेहतरी है, पेस्ट है, जड़ी बूटियाँ है। तुम कहोगे सर क्या कर रहे हो, इतना एकदम बताई जा रहे हो, इतना ज़्यादा कैसे मेमोराइज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा यार हाँ, शायद हमें कोई हो सकता है 25-30 लेक्चर लग जाएं इसको पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए, लेकिन यह है कि हम कवर करेंगे, हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जो नए आने वाले बच्चे हैं, हमें जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको हम वेलकम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो आप अपने घर वालों को भी बता सकते हैं यार मुझे तो एंटीबायोटिक्स के नाम भी याद हो गए हैं, क्या तुम्हें किसी एंटीबायोटिक का नाम आता है? तो तुम कहोगे हाँ भी मुझे, घर वाले कहेंगे मुझे तो नहीं आता। तुम कहोगे चलो तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो आता है भाई। तो फिर ये ज़बरदस्त हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, तो इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। फिर वैक्सीन्स का आपने सुना होगा, वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फिर आपको हम और भी काफ़ी कुछ बताएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तारुफ है इस चैप्टर का। फिर हम एक्सरसाइज को भी करेंगे आपके साथ और प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को हम, ठीक है। हमारे साथ रहिएगा, हम हैं जीएस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, पहली लाइन तो मैंने आपको सिखा दी। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भाई जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल और कीमियाई अवामिल जो है उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी जानदारों में अमल हो रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकल है या फिर वो कीमियाई है, ठीक है। कीमियाई को इंग्लिश में कहेंगे केमिकल, और बायोलॉजिकल को तो इंग्लिश में भी बायोलॉजिकल ही कहेंगे। बायोलॉजिकल ज़िंदगी पर मुश्तमिल, ज़िंदगी पर मुश्तमिल, यानी कि हम ऐसा कोई अमल सीखेंगे जो ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। तो ये है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आप मुझसे सवाल करें सर और क्या लिखा हुआ है चैप्टर में, तो मैं कहूँगा जी ये कीमियाई अमल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह के होते हैं। फिर उन्होंने दो लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवा दिए, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होते हैं? जो एनाबॉलिक होते हैं वो बेसिकली आप कह लें कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप कह लो कि जो ए है वो टूट जाता है बी और सी में, बल्कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ, ए जो है वो बी के साथ मिल जाता है और सी बना लेता है, यानी ये हुआ एनाबॉलिक, ठीक है। और कैटाबॉलिक क्या होगा? कैटाबॉलिक में ये होगा कि टूटेगा। जैसे एक कप है, गिरा, टूट गया, एक ही कप के कितने टुकड़े हो गए, तो कोई केमिकल है वो टूट गया, बी सी में टूट गया, आगे से बेशक और लगा लो, डिपेंड करता है ना केमिकल कितने हिस्सों में टूटा है। अब केमिकल का भी आपको नहीं पता होगा तो मेरे साथ पढ़ते रहें, मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। सो ए और बी और सी जो हैं ये क्या बन जाएंगे? कैटाबॉलिक कैटेगरी में आ जाएंगे, और एनाबॉलिक कैटेगरी में क्या आ जाएंगे? ए प्लस बी, यानी जुड़ने की चीज़। मतलब वो टूटा हुआ कप ही अगर आप जोड़ोगे तो दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिक काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो हमारी बॉडी में हमने गोश्त खाया तो पहले वो गोश्त टूटता होगा छोटे छोटे ज़र्रात में, टेक्निकली सोचो, और जब वो गोश्त टूटता होगा तो फिर दोबारा से हमारे जिस्म का गोश्त ही बनता है ना, तो वो फिर जुड़ता भी होगा। हो गया ना एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो आज के बाद ये ज़िंदगी में लफ्ज़ नहीं भूलने हैं आपने, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। आप कहोगे सर कौन से हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस? तो मैं कहूँगा हाँ पढ़ेंगे, अभी ज़रा थोड़ा इंतज़ार कीजिए, एकदम तो सारा कुछ नहीं पढ़ लेंगे ना। तो ये हो गई जनाब आपकी दूसरी लाइन। उसके बाद बताया जा रहा है जी हज़म शुदा खुराक का जिस्मानी तामीर में इस्तेमाल होना तामीरी कीमियाई अमल का हिस्सा है। अब देखो ये एक होता है ऐसा हिस्सा जिस्म में कि आप कोई चीज़ खाते हो और चीज़ खाने के बाद क्या होता है? चीज़ खाने के बाद आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, तो आपके जिस्म की तामीर हो रही है ना। तो फिर वही बात होगी ना कि जो हज़म शुदा, यानी जो आपने हज़म शुदा का मतलब है कि जो खुराक आपने जो है वो क्या कर ली है? डाइजेस्ट कर ली है। खुराक को क्या कर लिया है? डाइजेस्ट। कुछ भी खाओगे ना तो डाइजेस्ट हो जाता है। कभी बिरयानी खाई तो हम जब वॉशरूम जाते हैं तो वो सारा डाइजेस्ट होकर जो एक गलीदा सा बाहर आता है वो तो सबका सेम आता है, ठीक है ना। दैट इज़ बेसिकली फुजला कहते हैं ना उसको। तो वो डाइजेस्ट होने के बाद निकलता है ना जिस्म से बाहर। तो कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो क्या हो जाती है? डाइजेस्ट हो जाती है, हज़म हो जाती है।
ठीक है, अगर आप गोश्त खाओ, बिरयानी खाओ, केचप खाओ, समोसे खाओ, पकोड़े खाओ, अब रमज़ान में तो तुम लोग काफ़ी इंजॉय करते हो, फिर जब बकरा ईद आती है तो तुम लोग गोश्त के पीछे पड़ जाते हो। सो हज़म शुदा खुराक का जिस्मानी तामीर में इस्तेमाल होना, जो भी हज़म की खुराक हमने, उसका जिस्म के अंदर क्या हो रही है, उसकी तामीर हो रही है, एक तामीरी कीमियाई अमल का हिस्सा है, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये तो तामीरी कीमियाई अमल है। जबकि रेस्पिरेशन का अमल तखरीबी कीमियाई अमल है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये जो खुराक आप खा रहे हो और वो हज़म हो रही है, ये तामीरी चीज़ है, क्योंकि वो खुराक टूट रही है और वो आपके खून में शामिल हो रही है और वो खून से आपके खुलियों में जा रही है। और फिर आगे जो लफ्ज़ लिखते हैं ना, जब खून से वो खुलियों में यानी कि सेल के अंदर चली जाती है, तो फिर आगे से किरदार आता है रेस्पिरेशन का। याद रखो, मैं तुम्हें आज बहुत बड़ी बात बता देता हूँ कि कोई भी खुराक हो, कोई भी खुराक हो, वो किस में टूटेगी? ग्लूकोज में। ये खुराक तुम्हारे पेट में है, ठीक है, ये खुराक तुम्हारे पेट में है। फिर साइंसदान ये समझते हैं कि जो छोटा पेट है, छोटे पेट से जो है वो कह लो कि जो खुराक है वो कहाँ चली जाती है? खून की नालियों में चली जाती है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, खून की नालियाँ। तो फिर ये जो खुराक है जब टूट जाती है तो अमूमन ये किस में टूटती है? ग्लूकोज में टूटती है, ठीक है। ये किस में टूटती है? अमाइनो एसिड्स में टूटती है। खुराक किस में टूटती है? अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। खुराक किस में टूटती है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है, मतलब खून में शामिल होता है, तो खून से किस में चला जाता है? ग्लूकोज किस में चला जाता है? सेल में। अब ग्लूकोज जो है जब सेल में चला जाता है तो सेल में ग्लूकोज टूटता है, जाके सेल में ग्लूकोज टूट जाता है, यानी कि आप कहो कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और बहुत सी एनर्जी भी रिलीज करता है। इसको कहते हैं तखरीबी कैटाबॉलिक या कैटाबोलिज्म। क्या है ये? कैटाबोलिज्म, क्योंकि ए जो है वो टूट रहा है बी और सी में। ये कहा था ना मैंने कि कैटाबोलिज्म है ये। तो अब ये कैटाबोलिज्म जब हो रहा है तो आप ये कहो कि एनर्जी भी मिल रही है। कैटाबोलिज्म जब हो रहा है तो क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो जो एनर्जी मिल रही है उससे हम जिंदा है, हमारी बॉडी गर्म है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा चल रहा है काम। तो ग्लूकोज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि खुराक कोई भी हो वो हमें क्या मुहैया करेगी? ग्लूकोज। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल के अंदर जो है ये खुराक टूटेगी और ये कहलाएगी रेस्पिरेशन। तो क्या याद रखोगे इस बात को? तो लिहाजा रेस्पिरेशन एक तखरीबी कीमियाई अमल है। तो ये हमने कौन सा कीमियाई अमल किया है? तखरीबी, ठीक है। तखरीबी क्यों किया है? क्योंकि तखरीब हुई है। तखरीब को कहते हैं ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन हुई है ना भाई, किसकी ब्रेक डाउन हुई है? ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर। किस में ब्रेक डाउन हुई है? हाँ, ये गैस है ना जो फिर हम फेफड़ों से निकाल देते हैं ना, पर जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ये तो पता है ना आपको। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? वाटर। प्यारे बच्चों, ये है रेस्पिरेशन कि ग्लूकोज का सेल में टूट जाना। सो बायोटेक्नोलॉजी, अब ये तो हो गया हमारा ज़रा बायोकेमिस्ट्री सारी, ठीक है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम कुछ बायोलॉजिकल कीमियाई अवामिल पढ़ेंगे, कुछ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ रेस्पिरेटरी रिएक्शंस पढ़ेंगे। मतलब अभी तो ये इब्तदा है, अभी तो इंतहा बाकी है, अभी तो शुरू किया है ना हमने। अच्छा, आगे आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि एक अलग टॉपिक है ना, दो पहलू हैं इस चैप्टर के। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में जो है हम बेसिकली जानदारों में खुर्दबीनी जानदार को इंसान के फ़ायदे के लिए सनती पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे। खुर्दबीनी जानदार वो होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। माइक्रोस्कोप शायद आपने कभी देखी हो, माइक्रोस्कोप होती है जो कि एक आला होता है जिसे हम छोटे छोटे से जानदारों को देख पाते हैं। उन छोटे छोटे से जानदारों को देखना और फिर
डेफिनेटली उनको फिर ये स्टडी करना कि हमें ये फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे आज से लाखों साल पहले तो लोगों को पता लग गया था कि ये दही जो है अगर हम लगाएंगे दूध को तो दूध में जाग लग जाएगी और सारा दही बन जाएगा। तो ये तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज तो हम अपने जिस्म के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इन जानदारों से बनवा लेते हैं। जैसे इंसुलिन का सुना होगा कि लोग इंसुलिन का टीका लगवाते हैं, तो इंसुलिन का टीका वो इंसुलिन कौन बना के देता है? वो भी खुर्दबीनी जानदार बना के देते हैं, वो बैक्टीरिया बना के देते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सनती पैमाने पर हमें इंसुलिन बना देती है। या फिर और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हम छोटे छोटे से जानदार जो हमें आँख से नज़र नहीं आते उनसे हम बनवाते हैं। मतलब हम बायो से टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं, बायो से मतलब कोई अपने फ़ायदे की चीज़ हासिल कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की इस्लाह 1970 में मुतारिफ़ करवाई गई। इसकी मदद से खुर्दबीनी जानदारों की जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इनसे सनती पैमाने पर कई एक फ़ायदा मंद अशिया हासिल की जाती हैं। मतलब आज हम उस खुर्दबीनी जानवर से बहुत चीज़ें हासिल करते हैं। जिस तरह चले मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूँ। हम क्या हासिल करते हैं? एंजाइम्स हासिल करते हैं उन छोटे छोटे से जानदारों से, और क्या हासिल करते हैं? हार्मोन्स हासिल करते हैं। तो ये मैं आप सवाल भी कर सकता हूँ कि जी छोटे छोटे से जानदारों से हम क्या हासिल करते हैं, तो आपने जवाब देना है जी कि हम एंजाइम्स और हार्मोन्स हासिल करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, होप सो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अगला लेक्चर पढ़ना है तो आपने सिंपली क्या लिख देना है? मेटाबॉलिज्म स्पेस GS अकेडमी, ठीक है। और क्लास 9 जनरल साइंस भी लिख देंगे तो ईजिली वीडियो ये वाली मिल जाएगी आपको। अगर आपने इससे पिछला चैप्टर मुझसे पढ़ना है तो आप इससे पिछला चैप्टर मुझसे पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।